उत्तर प्रदेश के थाना शहर छत्ता की गली कचहरी घाट में राम अवतार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटी थी। बड़ी बेटी की वह शादी कर चुका था, मंजरी के लिए लड़का ढूंढ रहा था। सबसे छोटी सिल्फी हाई स्कूल में पढ़ रही थी। सिल्फी की उम्र भले ही कम थी, पर उसकी सूखी और चंचलता से राम अवतार और उसकी पत्नी चिंतित रहते थे। पति पत्नी उसे समझाते थे, पर 15 साल की सिल्फी कभी कभी बेबाक हो जाती थी। इसके बावजूद राम अवतार ने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी यह छोटी बेटी एक दिन ऐसा काम करेगी कि वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कचहरी घाट से कुछ दूरी पर जिमखाना गली है, वहाँ वह रहता था शब्बीर। उसका बेटा था इरफान, जो एक जूता फैक्ट्री में कारीगर था। इरफान के अलावा शब्बीर के 2 और बेटे थे। सिल्फी जिमखाना होकर स्कूल आती जाती थी। वह जब स्कूल जाती तो इरफान अक्सर उसे गली में मिल जाता था। आते जाते दोनों की निगाहें टकराती तो इरफान के चेहरे पर चमक सी आ जाती थी। इससे सिल्फी को लगने लगा कि इरफान शायद उसी के लिए गली में खड़ा रहता है। सिल्फी का सोचना सही भी था। दरअसल सिल्फी इरफान को अच्छी लगने लगी थी। यही वजह थी कि उसे देखने के लिए गली में खड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद वह सिल्फी से बात करने का बहाना तलाशने लगा। इसके लिए वह कभी कभी उसके पीछे पीछे कॉलोनी के गेट तक चला जाता था, पर इससे उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब उसे लगा कि इस तरह काम नहीं चलेगा, तो एक दिन उसके सामने जाकर उसने कहा, मैं कोई गुंडा लफंगा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पीछा किसी गलत नीयत से नहीं करता। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिल्फी ने पूछा। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इरफान ने कहा। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। मम्मी पापा कहते हैं कि लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं, सिल्फी ने कहा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। इरफान उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गया। हिम्मत करके उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच समझ लेना। मैं तुम्हें सोचने का समय दे रहा हूँ, कोई देख लेगा, कहकर सिल्फी ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। किसी लड़के ने उसे पहली बार ऐसे छुआ था। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। सिल्फी उम्र की उस दहलीज पर थी जहाँ आसानी से फिसलने का डर रहता है। इरफान पहला लड़का था जिसने उससे दोस्ती की बात कही थी, पर माँ बाप और समाज का डर आड़े आ रहा था। इरफान के बारे में सिल्फी ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस इतना जानती थी कि वह जिमखाना गली में रहता है। उसे उसका नाम भी पता नहीं था। धीरे धीरे इरफान ने उसके दिल में जगह बना ली। मिलने पर इरफान उससे थोड़ी बहुत बात भी कर लेता था, पर उसे प्यार के इजहार का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने कहा, चलो ताजमहल देखने चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। सिल्फी ने हाँ कर दी। दोनों ऑटो से ताजमहल पहुंच गए। वहाँ सिल्फी को जब पता चला कि उसका नाम इरफान है, तो उसने कहा, ओह, तो तुम मुसलमान हो? हाँ, मुसलमान हो तो क्या हुआ? क्या मुसलमान प्यार नहीं कर सकता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक ठाक कमाता भी हूँ, और मैं वादा भी करता हूँ कि जीवन भर तुम्हारा बनकर रहूँगा, तुम्हें हर तरह से खुश रखूँगा। इरफान देखने में अच्छा खासा और ठीक ठाक कमाई भी कर रहा था। केवल एक ही बात थी कि वह मुसलमान था। पर आज के ज़माने में तमाम अंतर्जातीय विवाह होते हैं। यह सोच समझकर सिल्फी ने इरफान की मोहब्बत स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद वह अक्सर उसके साथ घूमने फिरने लगी। मोहल्ले वालों ने जब सिल्फी को इरफान के साथ देखा तो तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने राम अवतार को बताया कि वह अपनी बेटी को संभाले, वह एक मुसलमान लड़के के साथ घूमती फिरती है, कहीं उसकी वजह से कोई बवाल न हो जाए। बेटी के बारे में सुनकर राम अवतार के कान खड़े हो गए। दोपहर में जब वह घर पहुंचा तो पता चला कि सिल्फी अभी तक घर नहीं आई है। पत्नी ने बताया कि वह रोज़ देर से घर आती है, कहती है कि एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। राम अवतार दुकान पर लौट गया। कुछ देर बाद पत्नी का फ़ोन आया कि सिल्फी आ गई है, तो वह घर आया। उसने सिल्फी से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह किसी लड़के से नहीं मिलती। छुट्टी के बाद मैडम क्लास लेती है, इसलिए देर हो जाती है। राम अवतार जानता था कि सिल्फी झूठ बोल रही है। वह खुद उसे पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक सिल्फी से कोई टोका टाकी नहीं हुई, तो वह निश्चिंत हो गई। वह इरफान के साथ घूमने फिरने लगी। फिर एक दिन राम अवतार ने उसे इरफान के साथ देख लिया। उसने सिल्फी को डांटा फटकारा ही नहीं, उसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया। बंदिश लगने से सिल्फी का प्रेमी से मिलना जुलना बंद हो गया। वह उससे मिलने के लिए बेचैन रहने लगी, जिससे उसे अपने ही घर वाले दुश्मन नजर आने लगे थे। अब घर उसे कैद खाना लगने लगा। उसका मन कर रहा था कि किसी तरह वह इस चारदीवारी को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाए। एक दिन उसे वह मौका मिला तो वह इरफान के साथ भाग गई। हिंदू लड़की को मुसलमान लड़का भगा कर ले गया। इस बात पर इलाके में तनाव फैल गया। राम अवतार की तरफ से सिल्फी को भगाने वाले इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। जल्दी ही पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया। चूँकि सिल्फी नाबालिग थी, इसलिए अदालत ने उसे उसके पिता को सौंप दिया और इरफान को जेल भेज दिया। प्रेमी के जेल जाने से सिल्फी बहुत दुखी हुई। वह अपने माता पिता के खिलाफ खड़ी हो गई। माँ बाप और रिश्तेदारों ने सिल्फी को लाख समझाने की कोशिश की,
पर उसके दिलो दिमाग से इरफान नहीं निकला। शिल्पी की उम्र भले ही कमशीन थी, पर उसकी मोहब्बत तूफ़ानी थी, जबकि समाज और कानून की नज़र में उसकी मोहब्बत बेईमानी थी, क्योंकि वह नाबालिग थी। इरफान 3 महीने बाद जेल से बाहर आ गया। उसके जेल से बाहर आने पर शिल्पी बहुत खुश हुई। दोनों के बीच चोरी छुपे मोबाइल से बातचीत होने लगी। शिल्पी पर नज़रों का सख्त पहरा था। उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए छटपटा रही थी, पर रामोतार और उसकी पत्नी माया सतर्क थे। शिल्पी और इरफान साथ साथ रहने का मन बना चुके थे। माँ बाप की लाख निगरानी के बावजूद एक दिन रात में शिल्पी प्रेमी के पास पहुंच गई। इरफान इस बार उसे लेकर इलाहाबाद चला गया। इरफान ने लव मैरिज के लिए हाई कोर्ट के वकीलों से बातचीत की, लेकिन शिल्पी नाबालिग थी, इसलिए कोई मदद नहीं कर सका। इसके बाद इरफान ने एक काजी की मदद से शिल्पी से निकाह कर लिया। शिल्पी दोबारा घर से भागी थी। इस बार किसी ने विरोध नहीं किया, पर रामोतार परेशान था। वह मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इरफान के घर वालों पर दबाव डाला। करीब 1 महीने बाद इरफान शिल्पी के साथ वापस आ गया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। शिल्पी अभी भी नाबालिग थी, लेकिन इस बार उसने अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। तब अदालत ने उसे नारी निकेतन तो इरफान को जेल भेज दिया। प्रेमी युगल को कानून ने एक बार फिर से जुदा कर दिया, लेकिन उनकी मोहब्बत जुनूनी हो गई थी। शिल्पी अब अपने बालिग होने का इंतजार कर रही थी। इससे तय हो गया कि बाहर आने के बाद दोनों साथ साथ रहेंगे, तब साथ रहने का उनके पास कानूनी अधिकार होगा। 14 महीने बाद जब शिल्पी नारी निकेतन से बाहर आई, तब तक इरफान भी जेल से छूट चुका था। हालांकि नारी निकेतन के दरवाजे पर शिल्पी के माँ बाप मौजूद थे, लेकिन शिल्पी ने साफ कह दिया कि वो अपने शौहर के साथ जाएगी। बेबस माँ बाप देखते ही रह गए और बेटी प्रेमी के साथ चली गई, क्योंकि अब वह बालिग थी और अपनी मर्जी की मालिक थी। माँ बाप के प्रति उनके मन में प्यार नहीं था, नफरत थी, जिनके कारण उसे नारी निकेतन में रहना पड़ा और प्रेमी को जेल में। शिल्पी जब नहीं मानी तो माँ बाप ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अब वह इस दर्द को भूलना चाहते थे कि बेटी ने समाज में उन्हें कितना जलील किया था। शिल्पी ने अपनी दुनिया प्रेमी के साथ बसा ली थी। उसने कभी भी नहीं जानना चाहा कि उसके कारण माँ बाप का क्या हाल हुआ, किस तरह से वे अपनी तार तार हुई इज्जत के साथ जी रहे थे। धीरे धीरे प्यार का नशा उतरने लगा और शिल्पी को माँ बाप की याद आने लगी। एक दिन वह पिता के घर पहुँच गई। माँ का दिल पिघल गया। उसने उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद शिल्पी चोरी छिपे पिता के घर जाने लगी। इरफान का काफ़ी पैसा पुलिस कचहरी और इधर उधर की भागदौड़ में खर्च हो गया था। उसने फिर से जूता फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन शिल्पी की ख्वाहिशें बढ़ रही थी। उसका ख्याल था कि शादी के बाद शौहर उसे एक रंगीन दुनिया में ले जाएगा, पर उसने महसूस किया कि ज़िंदगी उतनी रंगीन नहीं है जैसा कि उसने सोचा था। उसकी चाहतों की उड़ान बहुत ऊंची थी। उसे लग रहा था कि इरफान ने जो खुशियां देने का वादा किया था वह पूरा नहीं कर पा रहा है। एक दिन उसने इरफान से कहा, जब तक तुम प्रेमी थे तब तक मोहब्बत से लबरेज थे, लेकिन अब जब शौहर हो गए हो तो लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत भी ठंडी पड़ गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी मोहब्बत में 2-2 बार जेल गया हूँ। पुलिस के जुर्म से है, अब तुम मुझे ही ताने दे रही हो। इरफान ने कहा, मैं भी तो तुम्हारी खातिर नारी निकेतन में रही, माँ बाप का घर छोड़ा, आज भी उनकी उपेक्षा सह रही हूँ। शिल्पी ने तुनक कर कहा। इसी तरह के छोटे छोटे झगड़ों में एक दिन इरफान ने उसे 2 तमाचे जड़ दिए तो शिल्पी हैरान रह गई। पहले तो वह कहता था कि उसे फूलों की तरह रखेगा। उसने उस पर हाथ उठा दिया। उसने कहा कि अगर उसे पता होता कि उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर होगी तो वह उसे कभी स्वीकार नहीं करती। शिल्पी को लगा कि उसने गलती कर दी है, लेकिन अब उसे ज़िंदगी इरफान के साथ ही गुजारनी थी। आखिर हिम्मत करके वह मायके गई और रो रो कर माँ को अपना दुख सुनाया। उसने कहा कि इरफान पर काफ़ी कर्जा हो गया है, जिससे वह तनाव में रहता है। माँ ने बेटी का दुख सुना और उसे माफ़ भी कर दिया, लेकिन जब राम अवतार को पता चला कि बेटी घर आई थी तो वह गुस्से से भर उठा। उसने पत्नी से कहा कि जिस आदमी को उसने दामाद माना ही नहीं वह उसकी मदद कतई नहीं कर सकता। घर में आए दिन झगड़े होने लगे थे। ससुराल में शिल्पी का कोई हमदर्द नहीं था, मायके वाले भी नहीं अपनाएंगे। शिल्पी यह भी जानती थी। वह तनाव में रहने लगी। उसे लगने लगा कि ज़िंदगी कैद के सिवा कुछ नहीं है। इरफान की समझ में आ गया कि मोहब्बत का खेल बहुत हो चुका। उसे ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, जिसके लिए मेहनत ज़रूरी थी। बेटी ने भले ही परिवार को दर्द दिया था, पर ममता मरी नहीं थी। माँ बाप बेटी के लिए परेशान थे, पर वह उसे अपनाना नहीं चाहते थे। एक दिन राम अवतार को किसी ने फ़ोन करके बताया कि शिल्पी को मार दिया गया है। बेटी की मौत की खबर सुनकर राम अवतार सदमे में आ गया। उसने तुरंत माया को यह खबर सुनाई और पत्नी के साथ सब्बीर के घर पहुंच गया, जहां मकान की ऊपरी मंजिल पर बेटी का शव पलंग पर पड़ा था। उसके गले पर जो निशान थे उससे साफ लग रहा था कि उसे गला घोट कर मारा गया है। बेटी की लाश देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस को भी खबर मिल गई थी। थाना छत्ता के थाना प्रभारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे।
उन्होंने रामअवतार से पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब 1.25 महीने पहले बेटी ने फ़ोन करके बताया था कि इरफान उसे मारता पीटता है और मायके से पैसा लाने को कहता है। बेटी ने परिवार को बड़ा जख्म दिया था, इस कारण वह बेटी से नाराज़ था, इसलिए उस समय उसने उससे ज़्यादा बातें नहीं की थी। वह यह बात नहीं जानता था कि इरफान उसे जान से ही मार डालेगा। इरफान और उसके घर वाले फरार हो चुके थे। पुलिस ने रामअवतार और मोहल्ले वालों की मौजूदगी में घटनास्थल की कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रामअवतार की तरफ से थाना छत्ता में सबीर, उसके बेटों इरफान, जमील, फुरकान व शाहनवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शिल्पी की मौत दम घुटने से हुई थी। इससे पुलिस को विश्वास हो गया कि यह हत्या का मामला था। पुलिस अब आरोपियों के पीछे लग गई थी। पुलिस ने आरोपियों को कई ठिकाने पर छापे मारे, लेकिन कोई भी हाथ नहीं लगा। घटना के हफ्ते भर बाद सबीर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसके बाद धीरे धीरे सभी आरोपी पकड़े गए। सबीर ने बताया कि उसने बहू को नहीं मारा, अगर उसे कोई परेशानी होती तो वह बेटे का विवाह हिंदू लड़की से न होने देता। उसने उसे सम्मान के साथ घर में रहने की जगह दी। सबीर के अनुसार शिल्पी की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। इरफान शिल्पी के साथ ऊपर के कमरे में रहता था, जबकि अन्य लोग नीचे रहते थे। चूँकि रिपोर्ट नामजद दर्ज कराई गई थी, इसलिए पुलिस ने उसका बयान लेकर उसे न्यायालय में पेश कर दिया और जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके सभी को जेल भेज दिया। सिर्फ इरफान पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस ने उसकी भी सरगर्मी से तलाश शुरू की तो कुछ महीनों बाद उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। उसका कहना था कि वह शिल्पी से मोहब्बत करता था। शिल्पी को खुश रखने के लिए वह मेहनत करके पैसा कमा रहा था। उसने खुद ही फांसी लगाकर जान दी। इरफान भी जेल चला गया। शिल्पी मोहब्बत में इस कदर बागी हुई कि अपनों के मान सम्मान की भी परवाह नहीं की, पर उसको यह नहीं मालूम था कि समाज के नियमों को तोड़ने वालों को समाज माफ़ नहीं करता। रामअवतार भले ही बेटी से नाराज था, पर अपनी गुमराह बेटी को उसकी मौत के बाद माफ़ कर चुका था। अब वह बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। वह नादान बेटी को गुमराह करने वालों को माफ़ नहीं करना चाहता था, बल्कि उन्हें सजा दिलाना चाहता था।